तो हमारा आज का टॉपिक है योगा फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए योग, स्त्रियों के लिए योग। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि योग तो एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने मेंटल और फिजिकल सारे डिसीजेस को ठीक रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं अपने आप को। तो लेडीज़ के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हमारा टॉपिक है। ओके। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि आजकल का जो टाइम है, जस्ट अ मिनट, नीड क्या है इसकी लेडीज़ के लिए, स्पेशली बिकॉज हम उनके लिए पढ़ने वाले हैं योग का इम्पोर्टेंस। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा भी होता था कि लेडीज़ को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। तो और दूसरी बात ये कि उनकी अलग अलग जो एज के जो उनकी एज है, मतलब पूरे एज में उनके जो अलग अलग फेजेस होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट फेजेस होते हैं उसमें योग का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम समझेंगे। तो पहला इसमें कुछ जो पॉइंट्स है वो आएंगे: नीड, देन इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ योगा। फिर उसके बाद जो एक लेडी की लाइफ में, एक लेडी की लाइफ में, पूरी लाइफ में जो जो फेजेस आते हैं, 4 फेजेस आते हैं, उन चारों फेजेस में अलग अलग योगा के इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि योग की ज़रूरत क्या है लेडीज़ को। पहली बात तो हमको पता है आजकल के टाइम में मेनली मोस्ट ऑफ द वुमेन वर्किंग है, पहले ऐसे नहीं होता था, है ना? हम सभी को पता है पहले ऐसे वर्किंग वुमेन्स नहीं होते थे, कंसेप्ट नहीं था। ज़्यादातर वो घर में रहते थे, घर के काम करते थे। अभी हमको पता है कि पहले से ज़्यादा चैलेंजेस उनको अपनी लाइफ में लाइफ टाइम एक्सेप्ट करने होते हैं अलग अलग एज के फेजेस में। आजकल उनको बाहर भी निकलना होता है, पहले ऐसी कोई नीड नहीं थी। उनको अर्निंग भी करनी होती है, उनको बच्चों का ध्यान भी रखना होता है। एक सारे तरीके से बहुत सारे चीज़ों को वो एक साथ मल्टीटास्कर बन गए हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो वैसे टाइम पे उनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनको जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इतना सारा मतलब उनके ऊपर काम का बर्डन है, काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। तो योगा क्या करता है? योगा क्या करता है? उनको रिड्यूस करता है, उनके स्ट्रेस को इम्प्रूव करता है, उनकी फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस को। और थर्ड थिंग है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। जैसे कि हम एक्सरसाइज के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को देखें तो उन सब में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल योग, क्योंकि इसमें कोई चीज़ों की कोई भी हमको बहुत एक्सपेंसिव मशीन की ज़रूरत नहीं होती है योग जब हम करते हैं रेगुलरली, है ना? तो उसके बाद ये हमारे सेल्फ केयर को प्रमोट करता है। ठीक है। और उसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा, देखिए लेडीज़ कैसे बाकी लोगों से मतलब पुरुषों से कैसे अलग हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में ऐसे कुछ फेजेस आते हैं जिनमें उनको बहुत सारे मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर को झेलना होता है। एक अडोलसेंट लाइफ, जो उनके 4 फेजेस हैं लेडी की, किसी लेडी के लाइफ के। एक है चाइल्डहुड एज, जो उनका बचपन होता है, उसके बाद में अडोलसेंस, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज आती है। रिप्रोडक्टिव एज में रिप्रोडक्शन का जो पीरियड होता है उस टाइम पे काफ़ी सारे उतार चढ़ाव उनको झेलने होते हैं। और उसके बाद ओल्ड एज, उसके बाद में मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को उनको फेस करना होता है जो कि पुरुषों की लाइफ में, उनके जीवन में नहीं होता। इसलिए हम आज वुमेन की लाइफ में योग का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहली चीज़, आर वुमेन एलिजिबल फॉर योग? क्या हम एलिजिबल हैं योग के लिए? तो जैसे कि बताए, योग सभी के लिए बना है, बेनिफिशियल बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए वो बराबर का ही महत्व है उसका, क्योंकि वो दोनों के लिए उतना इम्पोर्टेंस है, दोनों को ही उतना बेनिफिट देगा। Women need yoga even more than men, as the responsibilities thrust upon them by nature are greater than men's. क्यों ऐसा समझा जाता है कि लेडीज़ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? इसलिए बिकॉज पहले जो एक फीमेल का एक जो रोल होता था वो केवल घर तक सीमित था। बट आज की डेट पे ऐसे नहीं है कि वो घर तक सीमित है, उन्हें घर के बाहर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी होती हैं, जो कि पहले केवल पुरुषों का या मेल के लिए जो काम समझे जाते थे, बाहर जाके उनको मन घर के लिए अर्निंग भी करनी होती। कई कई घरों में ऐसा है कि वहाँ पे एक ही ब्रेड अर्नर है, लेडी। तो उनको दोनों रोल में संभालने पड़ रहे हैं, घर का और साथ ही साथ बाहर का। साथ में बच्चों का भी ख्याल रखना होता है उनको, इन लॉज का भी ख्याल रखना होता है उनको, अपने खुद के पेरेंट्स का भी। कई बार ऐसा होता है कि इन लॉज का भी ध्यान रख रही है और उनके घर में भी उनका कोई भाई नहीं है,
तो ऐसे में लेडी के ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखे, तो ऐसे वो मल्टीटास्कर बन गए। तो इस तरह से उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा समझा जाता है कि उनको ज़्यादा अ, ज़रूरत है मेंटली स्टेबल रहने की, फिजिकली स्टेबल रहने की। तो जैसे हमको पता है कि हमारे एंशियंट टाइम में गॉडेस जो हमारी माँ पार्वती थी, उन्होंने सबसे पहले योग का ज्ञान अ, लिया था। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ क्लियरली? हाँ, शिव जी से सबसे पहले पार्वती जी ने योग का ज्ञान लिया था। शिव जी को सारा योग का बारे में पूरा नॉलेज था, फिर उन्होंने पार्वती जी को वो सारा नॉलेज दिया था। अ, और ऐसे ही एक ग्रेट योगी और फिलोसोफर थे याज्ञवल्क्य, उनने अपनी वाइफ को ये सारा योग का जो डिवाइन नॉलेज है वो भी उन्होंने उनको दिया था। जो योग का जो पाथ है वो सभी के लिए, किसी कास्ट, कोई जेंडर नहीं देखता है, उस सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल होता है। पहले के टाइम से अब के टाइम में लेडीज़ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो गया है, ये हम सभी को पता है। पहले हमको इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी होती थी, पहले हम केवल घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालते थे, आज हमें बाहर, घर दोनों को एक साथ मैनेज करना होता है। अलग-अलग रोल हमको करने होते हैं, कहीं घर में हम मदर हैं, सिस्टर हैं और अपने अलग-अलग रोल को हम एक साथ लेके चलने के लिए हमको उतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इसलिए हमारे को योग की बहुत ज़्यादा नीड है। क्यों क्या होता है जब हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमारा पेशेंस धीरे-धीरे कम होने लगता है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती। तो इस वजह से हमको अपने डेली रूटीन वर्क के साथ में योग की बहुत ज़्यादा नीड है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे मतलब एक लेडी की लाइफ में 4 जो स्टेजेस होते हैं, उसमें उनके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, जब एक छोटी बच्ची होती है, उसको जब पीरियड्स स्टार्ट होता है पहली बार, तो उसको वो सब कांसेप्ट नहीं पता होता कि मेरे साथ में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो उनके मन और उनके हॉर्मोन्स की वजह से होती हैं सारी चीज़ें। तो उनको वो सब चीज़ें नॉलेज नहीं होता है और वो काफ़ी कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरे साथ में ये क्या नई चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखने के लिए, फिज़िकली उस चीज़ के लिए फिट रहने के लिए और साथ में जैसे कि फिज़िकली फिट इन द सेंस जैसे कि उनको क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं, पीरियड्स के क्रैम्प्स वगैरह, तो उनसे वो उनको कम से कम तकलीफ दें, उन सब के लिए। और जैसे-जैसे फिर हम एक मैच्योर एज में आ जाते हैं, तो वो सब प्रॉपर हमारा जो साइक्लिंग है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो प्रॉपर फ्लो में सही टाइम से टाइम टू टाइम होते रहे, रिप्रोडक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, चाइल्ड बर्थ में किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। और देन उसके बाद प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज मेनोपॉज टाइम पे जो कई कई टाइप के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना और अ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना, बिकॉज़ वो सब भी हमारे हॉर्मोन्स की वज़ह से होता है। तो अगर हम योग के साथ में अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, तो इनमें हमें कम से कम प्रॉब्लम फ़ेस करनी होती है, जो कि अदर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस टाइम पे होते हैं। और कई टाइप के कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने सुना होगा आजकल कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं और एंड में पता चलता है, एंड इन द सेंस मेनोपॉज़ के टाइम पे, प्री मेनोपॉज़ के टाइम पे पता चलता है कि यूट्रस में ये प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करना होगा, देन ओवरी में ये प्रॉब्लम आ चुका था तो ये रिमूव करना होगा, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते अपनी बॉडी के लिए और कुछ ना कुछ इंटरनल डिसीज़ेज़ वहाँ पे क्रिएट हो रही होती हैं। तो योग हमको क्या करता है, बॉडी के प्रति अवेयर बनाता है और हमारे को पूरे सेलुलर लेवल पे जाके फिट रखता है, अगर हम रेगुलरली योग करते हैं तो। तो योग लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ योगा आइडियल फॉर वुमेन? क्या योगा आइडियल है वुमेन के लिए? तो हमको समझना पड़ेगा, हमको पता होना चाहिए कि वो कैसे आइडियली हमारी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल रख सकता है, कैसे हम अपने वर्क प्लेस और अपने घर फैमिली लाइफ दोनों में एक तालमेल कैसे बिठा सकते हैं योग के साथ में। क्यों? क्योंकि हमको पता है योग में जो प्राणायाम और मेडिटेशन, आसन, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं, हमको मेंटली रिलैक्स रखती हैं, जिससे कि हम घर, अपना वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ दोनों में प्रॉपर तालमेल बिठा के अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। कि क्या करता है, बिकॉज़ हमारी फिज़ियोलॉजी का, हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस चलते हैं, उनको प्रॉपर वे में वो रेगुलेट करता है योग।
इम्पोर्टेंस एंड फीचर ऑफ योगा फॉर एडल्ट एंड गर्ल। अभी तक तो हमने समझ लिया कि ओवरऑल जो ओवरऑल है, मतलब स्टार्टिंग से लेके ओल्ड एज तक योगा लेडीज के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीड है। क्यों हमने बताया? बिकॉज उनकी लाइफ में जो फेजेस आते हैं वो मेल के लाइफ में वो फेजेस नहीं होते, इसीलिए हमको ज़्यादा ज़रूरत है, हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमको उन फेजेस में स्टेबल रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, और उन फेजेस में किस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में जनरेट ना हो, उसके लिए हमको योग को अपने डे टू डे लाइफ के साथ में रखना है। ऐसे नहीं कि हमने योग पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं केवल, बिकॉज हमने एमए करना है योगा में, हमको साथ में उसको अप्लाई भी करना है। बिकॉज योग क्या है, 10% ही थ्योरी है, 90% को प्रैक्टिकल ही है। आप जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई कीजिए अपने आप पे, पहले खुद को ठीक कीजिए, खुद को प्रॉपर फिट कीजिए, और देन आप उसी एक्सपीरियंस से दूसरों को पढ़ाइए। तो इम्पोर्टेंस एक छोटी एडोलसेंट एज में क्या है, एडोलसेंट एज को हम समझ लेंगे पहले। एडोलसेंट एज क्या होती है? तो एडोलसेंट एज किसी लड़की बच्ची की लाइफ में 10 से लेके 10 से लेके 19 साल के बीच में जो एज होती है वो कहलाती है एडोलसेंस एज। ओके। सो अर्ली एडोलसेंस, उसमें से 10 से 14, मतलब जैसे 10 से 19 साल तक हमने माना, उसमें स्टार्टिंग के 10 से लेके 14 साल तक का अर्ली एडोलसेंस होता है, और 14 के बाद से लेके 19 तक का, मतलब 15 से 19 तक का लेट एडोलसेंस। मतलब एडोलसेंस को ही दो भागों में डिवाइड किया। तो एज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अ, तो इसके बाद में क्या होता है, एक चाइल्ड, एक बच्ची से वो एक अडल्टहुड में प्रवेश कर रही होती है, एंटर हो रही होती है अडल्टहुड में। तो इस वजह से क्या होता है, एक उसके नेचर में, उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अपने अंदर में वो कुछ काफ़ी फिजिकल चेंजेस देख रही होती हैं बच्चियाँ इस टाइम पे। तो इस वजह से क्या होता है, उनके मूड में, उनके नेचर में काफ़ी कुछ बदलाव हमको देखने के लिए मिलते हैं, और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है एक्चुअली उस टाइम पे उन सब चीज़ों का। इस वजह से वो चिड़चिड़ापन और ज़्यादा होता है, और उनके जो छोटे अभी तक के जो फ्रेंड्स थे लड़के, उनसे वो अपने आप को थोड़ा अलग समझने लगते हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी बार वो फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन उनमें आता है, और काफ़ी सारे फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस उनमें अंदर होते हैं, और वो किसी को जब प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो उस वजह से उनको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी होती है इंटरनल, मतलब उनके नेचर में और बिहेवियर में। ये उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है इन चीज़ों को फेस करना। तो इसलिए प्रॉपर उनको इस टाइम पे एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक माँ या टीचर जो भी फीमेल है उनके आस-पास सराउंडिंग में, वो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, या ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो कॉमन चेंजेस हैं, ये हर लड़की में आते हैं। तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपके लिए कोई नुकसानदायक इस टाइप की चीज़ें नहीं है। तो ये एक एडोलसेंस एज में आने वाली चीज़ें हैं। During this phase, major changes take place in the body and mind. This is the stage of puberty, so girls may face the menstrual problems. इसी एज में उनको menstrual cycle स्टार्ट होती है। तो कब उनमें उनको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो कई बार वो उससे घबरा जाता है, डर जाता है कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, और उस कई सारे इरिटेशन, और जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स किसी को दिखते हैं, किसी को फेस पे फुंसियाँ, मुहासे, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग टाइप का फ़ील होता है, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन पीरियड्स के पहले फ़ील होता है। तो इस टाइप के चेंजेस उन्होंने कभी पहले नहीं अपने अंदर नोटिस किए थे, बट अब होने लगे साथ में उनको। 3-4 दिन तक हेवी फ्लो भी होता है किसी-किसी को, किसी-किसी को काफ़ी कम फ्लो होता है। कोई किसी की बॉडी एनीमिक होती है, तो वो उनको वीकनेस फ़ील होती है, नौसिया फ़ील होता है, वॉमिटिंग टाइप का फ़ीलिंग सेंसेशन आता है। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, एक छोटी बच्ची की लाइफ़ में बहुत सारे नयापन है इनमें, तो इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड और स्ट्रेस में चले जाता है। तो इस टाइम पे योगा काउंसलिंग भी काफ़ी अच्छा उसका इफ़ेक्ट होता है योगा काउंसलिंग का, कि उनको योग के थ्रू काउंसलिंग की जाए, कि पहले समझा जाए कि उनका जो चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस है उसका रीज़न क्या है, और फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनको उसके अकॉर्डिंग योग आसन बताए जाएँ कि आप ये चीज़ करिए रेगुलरली, तो इससे आपको पूरी तरह से वो ना ही पेन होगा, क्रैम्प्स भी नहीं आएँगे पीरियड्स में, धीरे-धीरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं कम हो जाएँगे। और योग करने से क्या होता है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी हेल्दी रहता है लाइफ टाइम। अदरवाइज क्या होता है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको डिलीवरी के टाइम आ सकते हैं, किसी को सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस आजकल के कॉमन डिसीजेज हो गए हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। और कई सारे रीज़न ये भी हैं कि अभी पहले के टाइम पे ऐसे होता था कि पीरियड्स वगैरह होता था,
तो कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोलते थे। एक तरह से देखा जाए तो वो साइंटिफिकली बेस्ट था, अच्छा था वो तरीका। अभी ऐसे कुछ नहीं होता है, हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो लेडीज़ भी सब अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, अपनी जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उनके ऑफिसेज़ और जो भी, तो उन मतलब वो ऐसे चाहते ही नहीं कि हमको पता चले कि वो 4 या 5 दिन कैसे निकल गए। बट देखा जाए साइंटिफिकली तो उन दिनों में हमको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उस फ्लो को, को प्रॉपर रिलीज़ होने के लिए हमको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो रेस्ट ना मिल पाने की वजह से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस में पूरी तरह तो नहीं बोल सकते कि वो रीज़न है, रीज़न कहीं न कहीं स्ट्रेस भी है, कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल भी है। तो दोनों चीज़ों का हाथ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमको पीरियड्स में कोशिश करना चाहिए कि एक्स्ट्रा कोई काम ना करें, फिज़िकल वर्क ना करें, रिलैक्स रहें ज़्यादा से ज़्यादा। हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं उस टाइम पे, तो अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी चाहिए, हॉर्मोन्स को प्रॉपर रिलीज़ होने देना चाहिए। तो या ऐसी काफ़ी सारे इसमें स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो लेडीज़ या जो बच्चियाँ प्रॉपर आसन, क्रियाएँ, मेडिटेशन और प्राणायाम करते थे, उनको धीरे-धीरे उनके पेन और जो भी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, धीरे-धीरे उनमें काफ़ी कमी आई। ऐसा काफ़ी सारे स्टडीज़ में नोटिस किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस एज में योग देने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करेगा, बच्चियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इन्हेंस होगी। उनका पोस्चर जो है वो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। पोस्चर डिफॉर्मिटी होते हैं ना, हम जो खड़े होते हैं बैठते हैं वही प्रॉपर नहीं होता, हमारी बैक झुकी हुई होती है, बेंड होती है, हम खड़े होते टाइम नी को बेंड कर लेते हैं या जो भी इस टाइप की चीज़ें। तो इस तरह का अ, अ, इन सब चीज़ों में काफ़ी सुधार आता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है इस एज में, जो स्ट्रेस जिन भी रीज़न से जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए, वो सारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने का काम योग करता है। एंड देन हार्मोनल बैलेंस, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी करता है, बिकॉज ये जो पीरियड्स में जो भी हमको ब्लड हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, वो सारा, ये सारा हमारी ग्लैंड्स करती हैं ये सब चीज़ें, जिनसे हॉर्मोन्स रिलीज़ होता है। तो उसको रेगुलेट करने का काम भी योग करेगा। और वेट को मैनेज करेगा, वेट को मेंटेन करेगा, मेंटल क्लैरिटी, मेंटल फोकस आएगा। क्योंकि एडोलसेंस एज में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, बच्चियाँ स्कूल में होते हैं और उस टाइम पे उस एज की वजह से वो उतने फोकस नहीं होते। हाँ, उतने फोकस नहीं होते, उतनी मैच्योरिटी नहीं होती अपने करियर और अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि एज भी काफ़ी कम होती है। बट योग क्या करता है, धीरे धीरे उनके योग प्राणायाम वगैरह उनको धीरे धीरे मेंटली स्टेबल करने का काम करता है, जिससे वो जल्दी अपना गोल, अपना करियर, अपना उनको क्या करना है लाइफ में, वो गोल को सेट कर पाने में उनको ईजी होता है उनके लिए। उनके मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। आपको पता है मेमोरी इम्प्रूव होगी तो उनके उनके लिए उनकी पढ़ाई में और उनके स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होगा मेमोरी इम्प्रूव होने से। तो ये सारा काम हम योग के थ्रू हम इनका बेनिफिट ले सकते हैं। नीड एंड पर्पस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अडल्ट। हमको पता है ये एज बहुत हमारी पूरी आगे की ज़िंदगी का बेस है ना? अगर हम इस टाइम पे अपनी पढ़ाई पे या अपने करियर के गोल पे ध्यान ना दें, तो बाद की हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। बिकॉज हम भी अभी ऐसे बोलते हैं कई बार कि हमको उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था प्रॉपर, है ना? तो अगर इस टाइम पे हमको मेंटल क्लैरिटी आ जाए, हम फ़ोकस्ड रहें, तो कितना अच्छा होगा कि हमारी पूरी लाइफ आगे की उसकी वजह से अच्छी हो जाएगी। तो योग वही काम करता है, इसलिए इसका बहुत नीड है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एट अ फास्ट पेस। दिस स्टेज रिक्वायर्स अ बैलेंस टू डेवलप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। बॉडी और माइंड के बीच में एक बैलेंस लेके आता है ये। Through this yoga, people in adolescence can get benefit at physical level like flexibility, मतलब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो आती ही है, साथ साथ में मेंटल लेवल पे हमारे मेमोरी में, हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इससे देखा जाता है योग से। इसके साथ साथ में हमको डाइट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा। योग का तो हमने सारी चीज़ें, हमने एक इन शॉर्ट एक समरी बना के हमने पढ़ लिया। कल हम इसके आगे आसन कौन कौन से करवाने चाहिए इस एज में, कौन से आसन उनको स्टडीज़ में, कौन से आसन उनको मेंटल क्लैरिटी में,
कौन से प्राणायाम, ये सब चीज़ों पे हम और डिस्कशन करेंगे कल के क्लास में। बट अभी एक हमने समरी जो पढ़ा है उसके बाद में हम डाइट पे भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना ही कुछ भी करते रहो लेकिन अगर आपका प्रॉपर डाइट पे आपका ध्यान नहीं है तो सारा खेल बिगड़ जाता है वहाँ पे। अगर हम भी अपने ऊपर से सोचिए कि हम आप सभी में से कौन-कौन योग करता है, हैंड रेज़ कर दीजिए। रेगुलर करने वाले बताइए, रेगुलर, जो एकदम रेगुलर करते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं। हाँ, एक दिन संडे की मान लेते हैं चलिए कि संडे करते होंगे, वैसे तो संडे भी करना चाहिए, क्योंकि योग में कोई छुट्टी नहीं होती है। तनुजा जी रेगुलरली नहीं करते हैं, सपना जी नहीं करते हैं रेगुलरली। नहीं, वो तो ख़ैर वो तो करना ही नहीं चाहिए। रेगुलरली इन द सेंस नॉर्मल डेज़ में रेगुलर। पीरियड्स में तो करना ही नहीं चाहिए। कहीं-कहीं जगह पे करवाते भी हैं, बट नहीं करना चाहिए देखा जाए तो। साइंटिफिकली हमको अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए उन दिनों में, है ना? चाहे पेन रेगुलर करते हैं, गुड। तो अगर हम करते हैं उन्हीं को बोल रही हूँ। नहीं, नहीं, जो रोज़ करते हैं रेगुलर उनको ही हैंड रेज़ करना था। ठीक है? पीरियड्स में तो हमको करना ही नहीं है, पीरियड्स में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग करते हैं पीरियड्स में भी, पीरियड्स में फर्स्ट डे, सेकंड डे भी करते हैं। बट हमको नहीं करना है बिकॉज़ उसको रेस्ट करना। हाँ, उनका ये रहता है लॉजिक, वो कहते हैं हमको पेन नहीं है तो हम कर सकते हैं। पेन आपको आज नहीं है, बट जो आसन में हम स्ट्रेच कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी पे किसी पार्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है वहाँ पे कहीं जाके, उसको फ्री छोड़ना है, बॉडी को रेस्ट करने देना है। उससे क्या होगा आपको आगे लाइफ में किसी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रोशनी जी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि क्या होता है कोई भी परेशानी इमीडिएटली नहीं दिखाई देती, उसके लिए काफ़ी टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको उसके प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। जैसे कि हम अगर समझ लीजिए हम फ्रिज का रखा हुआ खाना निकाल के खाना स्टार्ट कर दीजिए 1 मंथ, आप श्योर हो कौन-कौन श्योर है कि मैं बीमार पड़ूँगी 1 मंथ के बाद में? बिल्कुल डायरेक्ट फ्रिज से निकाला, गरम भी नहीं किया और खा लिया। श्योर है सभी लोग। क्यों? हमको खुद को पता है कि हम ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो वैसा ही हमको उस खाने का असर आपको आज नहीं दिखेगा। हो सकता है आपने आज खाया फ्रिज से निकाल के, कल आपको कुछ नहीं हुआ, आप हेल्दी रहे। आपने तो कोई सोचेगा अरे कुछ तो नहीं हुआ, मैंने तो कल खाया था। तो आपको पता है सिस्टम को डिस्टर्ब होने में 1 दिन नहीं लगता। हो सकता है आपको नेक्स्ट डे थोड़ा पेन हो और थोड़ा एक हो, स्टमक एक, थोड़ा बहुत कुछ फ़ील होगा। दूसरे दिन नहीं समझ में आया, थर्ड डे भी झेल गया। अब डिपेंड करेगा आपकी कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी लेवल कैसा है, वो उतना दिन झेल जाएगा। लेकिन 1 दिन जाने के बाद, 1 महीना जाने के बाद ऐसा हो जाएगा कि 15 दिन तक आपका डाइजेशन ठीक ही नहीं हो रहा, आप मेडिसिन पे मेडिसिन लिए जा रहे हो, डॉक्टर्स चेंज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरा स्पॉइल हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तो उसको टाइम पे आने में और 1 मंथ लगेगा, मतलब बिगड़ने में 1 मंथ लगा, तो ठीक होने में हो सकता है 6 महीने भी लग जाएँ। तो कोई भी चीज़ इमीडिएटली असर नहीं करती, धीरे, धीरे, धीरे असर करता है। अच्छी चीज़ें भी, खराब चीज़ें भी। कुछ चीज़ें इमीडिएट करने वाली भी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि अगर हम केवल योग करते रहें, जैसे कि हमने सभी ने अभी डिस्कस किया, हम लोग रेगुलर करते हैं समझिए, ठीक है? आप अच्छे रहते हो, हेल्दी रहते हो। आप सोचो कि केवल योग कर रहे हो और डाइट पूरी डिस्टर्ब्ड है। आप जंक फूड खाते हो, घर का बना हुआ खाना आपको पसंद ही नहीं आता, आप सारा बाहर से मँगवाते हो, खाते हो डेली, तो आपका योग आप पे असर करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। वो कोई हेल्प आपकी नहीं कर पाएगा, वो सरेंडर कर देगा कि भई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मैं मेरे से बॉडी से आप इतना अच्छी चीज़ें करवा रहे हो और उसके अंदर उसको अंदर से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो। न्यूट्रिशन सारी चीज़ें साथ में मिलके काम करती हैं। डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये तीनों साथ में मिलके काम करते हैं। इनमें से 3 में से आपने एक को भी छोड़ा ना, ये तीनों पिलर हैं। आपने एक पिलर भी कमज़ोर पड़ा ना, तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाने वाली है, हमारी बिल्डिंग बॉडी की, है ना? तो कोलैप्स नहीं होने देने के लिए तीनों पिलर को मजबूत रखना पड़ेगा। डाइट पे भी आपका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। आप सोचो, आप रोज़ 6 बजे उठ के योग करते हो और रात को आप सोच लो कि मैं अब से 1 बजे सोना स्टार्ट करूँगी, 2 बजे सोना स्टार्ट करूँगी, तो आप 6 बजे योगा कर पाओगे? आपकी नींद ही कंप्लीट नहीं होगी। आपको अच्छा ही फ़ील नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? है ना? तो नहीं पॉसिबल होगा आपके लिए करना। मतलब नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। नींद कंप्लीट नहीं होगी तो आपको योग करने में मज़ा नहीं आएगा। आपने साधक-बाधक तत्व पढ़ा होगा कि नींद एक साधक तत्व है, प्रॉपर नींद होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हो,
तो सूप, सैलेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप कुछ नहीं लेते कभी और सारा जंक फूड ले रहे हो आप, आपको योग से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ना ही आपकी धीरे-धीरे आपका इम्यून लेवल भी डाउन हो जाएगा बिकॉज़ आपके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है डाइट के थ्रू। तो इन सब चीज़ों के साथ में एडोलसेंस एज में हमको डाइट पे भी बहुत ध्यान देना है जिससे कि बॉडी भी अच्छे से डेवलप हो, माइंड भी अच्छे से डेवलप हो। केवल योग करने से माइंड में क्लैरिटी तो आ सकती है लेकिन अगर आप उसको अच्छा फूड नहीं दे रहे हो तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, दिमाग से काम कैसे होगा। ठीक है, तो डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। हमारी डाइट पूरी तरह से अच्छे से रिच फूड होना चाहिए, रिच मतलब विटामिन मिनरल से रिच फूड हमको लेना चाहिए जिससे कि हम डिसीजेस से लड़ सकें और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट कर सकें। तो इसके आगे का हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। जस्ट अभी जस्ट अ मिनट।